हो जाए। चलिए, नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ कंपटीशन सेंटर के इस डिजिटल क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में एक नए टॉपिक पर परिचर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विराम चिन्ह। तो मैं पवन तिवारी आपके बीच में विराम चिन्ह के शानदार टॉपिक के साथ रूबरू हो रहा हूं। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। और सभी मित्र हमारे इस क्लास को लाइक और शेयर करना न भूलें। क्लास समाप्त होने के बाद भी इसे अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के बीच में जरूर पहुंचाया करिए। इससे हम सबका उत्साहवर्धन होता है और आप सबको एक बहुमूल्य प्रश्नोत्तरी मिलती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? विराम चिन्ह होगा। और ये देखिएगा, शुरुआत करेंगे हम लोग आज के पहले प्रश्न पर। देखिएगा, ये विराम चिन्ह से संबंधित आपका पहला प्रश्न है। गौर कीजिएगा, पूछा क्या जा रहा है, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। पहला विकल्प दिया गया है, क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे। बी दिया गया है, अजी क्या ऐसा हो पाएगा। मैंने पूछा क्या बात है। और डी दिया गया है, उफ कितनी गर्मी है। आपको बताना है कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं दोस्तों, और 1 पर हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइएगा। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। यह गलत हो गया। अगर रहता उफ कितनी गर्मी है के बाद अगर पूर्ण विराम रहा होता तो आपका यह सही होता। और ये देखिए, मैंने पूछा क्या बात है, इस वाक्य में कोई कमी नहीं है। आप जानते हैं किसी के द्वारा कहा गया कथन हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में होता है। यह डबल इन्वर्टेड कामा का मतलब उद्धरण चिन्ह की बात की जा रही है। और यहां पर देखिए, जो बोलने वाला है उसके बाद देखिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, वो यहां हुआ है। तो इस वाक्य में कोई कमी नहीं है। अब यहां देखिए, अजी क्या ऐसा हो पाएगा, क्या के बाद होना नहीं चाहिए था। और यहां अंत में क्या होना चाहिए था, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। और क्या कल तुम मुझसे मिल सकोगे, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, और यह भी गलत हो गया। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। ये देखिएगा, वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा, आपसे पूछा जा रहा है। वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? यह प्रथम वाचक चिन्ह दिया गया है, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया गया है, पूर्ण विराम चिन्ह दिया गया है, और यह अवतरण चिन्ह दिया गया है। आपको बताना है कि यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा। आप जानते हैं कि प्रथम वाचक कोई चिन्ह नहीं होता, या आप कह सकते हैं प्रथम वाचक चिन्ह को जो है जैसे आप बिंदुओं के रूप में 1 2 3 4 करें तो वो समझ में आता है। तो इस चिन्ह का हमारे लिए कोई औचित्य यहां पर नहीं है। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ये आपका, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और जहां पर हर्ष, विषाद और आप कह सकते हैं आश्चर्य, घृणा और इन सब से संबंधित पश्चाताप, इन सब से संबंधित अगर कोई वाक्य रहता है तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाह तुम आ गए, इस वाक्य में आप देखिए कि विस्मय की ही बात हो रही है। तो यहां ये देखिए, यहां वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। पूर्ण विराम आपको पता होगा कि यह है आपकी हिंदी का जातीय चिन्ह है, और प्रत्येक वाक्य के बाद इसका प्रयोग होता है। अवतरण चिन्ह को हम क्या कहते हैं? सिंगल उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, और यह अवतरण चिन्ह है दोस्तों। और आप जानते हैं अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है किसी लेख, कविता, इन सब का शीर्षक देने के लिए, या किसी पुस्तक का शीर्षक देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, आइए 3 नंबर पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा होगा? यहां देखिएगा, योजक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, अर्ध विराम है। आप जानते हैं अर्ध विराम का प्रयोग कहां होता है? अर्ध विराम का प्रयोग हमेशा जैसे डिग्री या डिप्लोमा लेने के लिए भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर अर्ध विराम की मैं बात करूं तो अर्ध विराम का प्रयोग ऐसे जगहों पर भी होता है जहां पर दो उपवाक्यों को हम और, तथा, एवं से नहीं जोड़ सकते हैं।
जैसे हमने कह दिया यह घड़ी सस्ती है, ज्यादा नहीं चलेगी, तो इसे हम और से नहीं जोड़ सकते हैं, तो ऐसे जगह पर हम क्या कर देंगे, विराम चिन्ह का, अर्ध विराम का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां अर्ध विराम का प्रयोग नहीं हो सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तब होता है प्रयुक्त जब प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसा कुछ यहां हो नहीं रहा है। पूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है, जब कोई वाक्य पूर्ण होता है। और योजक चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब शब्द युग्मों को जोड़ना हो, या फिर दो विपरीतार्थक शब्दों को जोड़ना हो, या फिर इस तरह के अगर शब्द हों। आप जानते हैं कि जैसे हम लोग समास पढ़ते हैं, तो द्वंद्व समास जब पढ़ते हैं तो वहां भी इसका प्रयोग होता है। तो इसके अलावा रूपक अलंकार में भी उपमेय और उपमान के बीच में इसका प्रयोग होता है, बड़ा व्यापक प्रयोग इसका होता है। फिलहाल यहां पर आपका सही चिन्ह क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा। ये देखिए, आना जाना, आना और जाना के बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। 4 नंबर पर बात करेंगे। देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। पहला दिया गया है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। अब देखिए, दूसरा दिया गया है, वह घर आया या नहीं। तीसरा दिया गया है, राम राम उसने यह क्या कर दिया। और डी दिया गया है, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। चलिए बताइएगा। सभी दोस्त हमारे जवाब देंगे कि यहां पर आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, कभी भी हमेशा याद रखिए, जब भी कोई जीवित व्यक्ति की बात की जाती है, तो वहां पर हमेशा किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है, और पूर्ण विराम का प्रयोग वहां पर नहीं होता दोस्तों। और सॉरी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वहां पर नहीं होता। ठीक है, तो यहां आप कह सकते हैं कि ये, या इसके जगह पर किसका प्रयोग होना चाहिए, राम राम का, अल्प विराम का। अल्प विराम उसने यह क्या कर दिया, और अल्प विराम के बाद यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, राम राम उसने यह क्या कर दिया। तो यह विस्मयादि बोधक चिन्ह के अंतर्गत नहीं आएगा आपका। राम राम के बाद अल्प विराम होना चाहिए। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, यह वाक्य आपका बिल्कुल सही है। वह घर आया या नहीं, यह भी सही है। और तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है, यह भी आपका सही है। तो गलत आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, यह गलत की श्रेणी में आएगा। तो ये सारे विकल्प आपके यहां पर सही हैं। तो गलत की बात की जा रही है, किसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो सी में जो है विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। आइए 5 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। बस हो गया, रहने दीजिए। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, और 5 पर मैं आप सभी का जवाब लेना चाहूंगा। बताइएगा कि यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए, सभी मित्रों के जवाब धीरे धीरे आने शुरू हो गए। जरा देखिएगा यहां कहां गलती है, यह बताइए। अशुद्ध वाक्य बताना है, बस हो गया, रहने दीजिए, इस वाक्य में कोई कमी नहीं है, यह अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। अब यहां देखिए, ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, इसमें भी कोई कमी नहीं है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कोई कमी नहीं है। अब ये देखिए, वाह तुम्हारे क्या कहने, क्या कहने के बाद फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। तुम बहुत ऊपर तक जाओगे, तब ऐसे रहा होता तो यह वाक्य आपका यहां पर सही होता। तो डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर क्या है, अशुद्ध है, और बाकी तीनों आपके क्या हैं, शुद्ध वाक्य हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और 6 नंबर पर मैं आप सभी का जवाब लेना चाहूंगा। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
चलिए बताइए। अब एक चीज देखिए, सुनो सुनो वह गा रही है, इस वाक्य में कोई कमी नहीं है, यह वाक्य सही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह वाक्य भी सही, इसमें भी कोई कमी नहीं है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता, इसमें भी कोई कमी नहीं है। अब यह देखिए, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, यहां अल्प विराम का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। यह वाक्य कैसे बनना चाहिए था? वह दूर से, कामा, बहुत दूर से आ रहा है, आ रहा है, यह वाक्य ऐसे बनना चाहिए था। तो यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वाक्य सही कौन सा नहीं है, तो 6 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 7 नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये देखिएगा, जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, पूर्ण विराम आएगा, या योजक चिन्ह आएगा? बताइएगा। 7 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, तो 7 पर मैं जवाब लेना चाहूंगा आप सभी का कि यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। सभी दोस्त हमारे जवाब देंगे। तो यहां पर हमारे सभी दोस्तों के जवाब आने शुरू हो गए। एक चीज बताइए, अल्प विराम का प्रयोग यहां हुआ है। अभी देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया था कि अर्ध विराम का प्रयोग कहां होता है? जब दो असंबद्ध वाक्य एक साथ मिलते हैं। तो दो, जो चाहे करो, ये देखिए अर्ध विराम, बस हमें तंग न करो, तो ये वाला विकल्प आपका यहां पर अर्ध विराम वाला सही हो जाएगा। अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, और ये वाला है, आपको पता है कई जगह इसका प्रयोग होता है। और पूर्ण विराम, ये है आपका पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य की पूर्णता के बाद होता है। और योजक चिन्ह का प्रयोग तो कई जगह होता है, खास करके विपरीतार्थक शब्दों के युग्म को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 पर बात करेंगे, लेन देन, विरह, मिलह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का, योजक चिन्ह का, उप विराम का, या फिर अर्ध विराम का? ये क्या है? ये अल्प विराम है, अल्प विराम है ये। और ये क्या है? ये योजक चिन्ह है। क्या? योजक चिन्ह है ये। और ये क्या है? ये है उपविराम, ये उपविराम है। और ये क्या है? ये है अर्ध विराम। तो आपको हमको ये बताना है कि यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। ये प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, और 8 पर मैं आप सभी का जवाब लेना चाहूंगा। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करना चाहूं, तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? लेन देन, ये देखिए लेन और देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन, इन सब के बीच में कौन सा चिन्ह आना चाहिए? योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो बी 8 का जो है बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? उद्धरण चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, या प्रश्नवाचक? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहां लगेगा? जब प्रश्न किया जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहां होगा? जहां हर्ष, विषाद, घृणा, इन सबसे, सब आश्चर्य, इन सबसे संबंधित वाक्य आएंगे, तो इसे हटा दीजिए। और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? जब किसी के द्वारा कोई वाक्य बोला जाता है, कोई कथन बोला जाता है, जैसे राम ने कहा लक्ष्मण तुम जाओ, या ऐसा कुछ, कोई भी किसी के द्वारा अगर कोई कथन कहा जाए तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये होगा नहीं। तो दो विपरीतार्थक शब्दों को कौन जोड़ेगा? योजक चिन्ह जोड़ेगा दोस्तों। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। यह देखिएगा, सामासिक पदों, पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग क्या किया जाता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, या उद्धरण चिन्ह? तो आप जानते हैं, सामासिक शब्द हो, या फिर पुनरुक्त शब्द हो, या फिर शब्द युग्म हो, इन सब की अगर बात की जाती है तो हर जगह किस चिन्ह का प्रयोग होता है? या विपरीतार्थक शब्द हो, हर जगह किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहां आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा। अल्प विराम का प्रयोग, ये अल्प विराम है, इसका प्रयोग यहां होता नहीं है। अर्ध विराम का प्रयोग मैंने अभी आपको बताया था, दो असंबद्ध उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं।
डिग्री, डिप्लोमा आदि को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। और यह उद्धरण चिन्ह है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर किसी के द्वारा हूबहू कोई कथन कहा जाए, उस कथन को जो है प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह, रेखांकन चिन्ह या विवरण चिन्ह? आपको बताना है कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, और 11 पर मैं आप सभी का जवाब लेना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। 11 पर हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे कि यहां आपका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। चलिए बताइएगा, यह प्रश्न आपके सामने है, तो इस पर मैं आप सभी का जवाब लेना चाहूंगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? चलिए, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं लोप चिन्ह का प्रयोग। देखिए, स्पष्ट करने की बात की जा रही है ना, तो अगर किसी चीज का जो है, किसी की कही हुई बात को अगर स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अगर किसी के द्वारा रेखांकन चिन्ह का प्रयोग, तो किसी बात को महत्वपूर्ण रहता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह के प्रयोग की अगर मैं बात करूं, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए कहा जाता है, तो यह भी आपका नहीं होगा। लोप चिन्ह का प्रयोग करने के लिए, लोप चिन्ह का मतलब यह हो गया, इसका मतलब जो है कोई चीज जब आप क्या कर रहे हो, अगर जैसे कोई चीज मिसिंग हो गई या कोई बात आप कह रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं, तो वहां लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? विवरण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रेखांकन चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। रेखांकन चिन्ह का प्रयोग जो है हाँ, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग महत्वपूर्ण चीज को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, रेखांकित करने के लिए किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। किसी अक्षर या शब्द विशेष पर बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह या फिर विस्मरण चिन्ह? आपको बताना है। किसी अक्षर या शब्द पर अगर आप बल दे रहे हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है, देखिए, रामचरित मानस, रामचरित मानस, ये देखिए कामा में हमने लिख दिया हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। अब इस वाक्य में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं 12 की बात कर रहा हूं। 12 में आपका जवाब क्या होना चाहिए? इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे कि किसका करेंगे? यह प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइएगा। यह प्रश्न आपके सामने है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए हमको, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह तो इसे कहते हैं, इसको हटा ही दीजिए। विस्मरण चिन्ह किसे कहते हैं? विस्मरण चिन्ह माने जो किसी चीज को भुला दिया जाए। और दोहरा उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? ये जो इन्वर्टेड कामा में आप किसी बात को कहते हैं और किसी अक्षर या शब्द पर जब बल दे देंगे तो क्या होगा? इकहरा उद्धरण चिन्ह होगा, और यह इकहरा उद्धरण चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, तो 12 का ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे 13 नंबर पर। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत आसान सा है, आप अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यह अल्प विराम है, और अगर इसकी मैं बात करूं तो यह कौन सा है? यह अर्ध विराम का चिन्ह है दोस्तों। तो 13 का ए सही हो जाएगा। 14 पर बात करेंगे। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा चिन्ह लगेगा? तो माता पिता माने माता और पिता, और इस चिन्ह को ये युग्म बना दिया, तो इस चिन्ह को कौन प्रकट करेगा? योजक चिन्ह प्रकट करेगा। तो योजक चिन्ह आपका यहां पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह निर्देशक चिन्ह नहीं है। निर्देशक चिन्ह जैसे आप कुछ आगे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो अद्रव या अल्प विराम भी नहीं है। तो यहां सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ेंगे।
उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि रह गई है? तो ये बताइए हमको, इसके द्वारा कहा गया वाक्य है। अब जब वाक्य कहने वाले के बाद किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। और वाक्य किस में होता है? उद्धरण चिन्ह में होता है, डबल इन्वर्टेड कामा में। तो मैंने आज एक मशीन खरीदी, इसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसने मुझसे कहा के बाद अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए था। तो ये आपका क्या है? एकल उद्धरण चिन्ह है, होगा नहीं। ये डबल उद्धरण चिन्ह है, इसकी भी कमी नहीं है। और यह जो है आपका विवरण चिन्ह है, इसकी भी कमी नहीं है। तो यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था? सी का। वैसे ये योजक चिन्ह भी आपका है, तो यहां सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? अल्प विराम। अल्प विराम की कमी यहां पर महसूस हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी। 16 पर बात करेंगे दोस्तों। देखिएगा, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, या लाघव चिन्ह है? तो बाहर जाना है के बाद ये देखिए वाक्य के अंत में यह चिन्ह आया है। तो ये बताइए, अगर यहां पर यह चिन्ह है तो वाक्य के अंत में अगर किसी चिन्ह का प्रयोग होता है तो कौन सा चिन्ह कहलाता है? पूर्ण विराम कहलाता है। ये क्या है? ये आपका पूर्ण विराम है। और यहां देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह तो है नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछ नहीं रहा है। अल्प विराम का प्रयोग हो नहीं रहा है। और लाघव चिन्ह का मतलब जो शब्दों को संक्षिप्त करता है, तो ये भी नहीं है। तो यहां सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिएगा, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो शब्द के नीचे रेखा खींचेंगे तो रेखांकन चिन्ह होगा, सीधी सी बात है, अंडरलाइन जिसे आप कहते हैं। तो यहां पर आपका क्या है? ये देखिए, इसी अंडरलाइन को क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह के नाम से भी हम इसे जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्न पूछने का काम आएगा। कोष्टक चिन्ह किसी महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। और तिर्यक चिन्ह को क्या कहते हैं? तिर्यक चिन्ह को माने आबलिक वाला चिन्ह, ये विकल्प के लिए किया जाता है। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पूर्ण विराम का है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये सही हो गया आपका। ये विस्मयादि बोधक है और ये अर्ध विराम है। तो 18 का बी विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? अवतरण रहता है, योजक रहता है, कोष्टक या निर्देशक रहता है? निर्देशक चिन्ह तब प्रयोग होता है जैसे कोई शीर्षक आदि के बाद आप कुछ लिखना चाहें तो उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो निर्देशक कहलाता है। अवतरण चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब किसी महत्वपूर्ण तथ्य को क्या करना हो, हमें प्रकट करना हो, जैसे कोई शीर्षक हो, किसी का नाम हो, तो ये कामा के रूप में, सिंगल इन्वर्टेड कामा को ही क्या कहा जाता है? अवतरण चिन्ह कहा जाता है। अब ये देखिए, इसी को हम एकल उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। तो ये बताइए, संज्ञा की जब दुरुक्ति होगी, जैसे राम राम, अगर हमने राम राम कह दिया, राम राम कह दिया, तो बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है? योजक चिन्ह आ रहा है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कोष्टक चिन्ह किसी बात को महत्वपूर्ण तरीके से स्पष्ट करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। 20 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है जो निर्देश दे आगे बढ़ने के लिए? तो निर्देशक जैसे आपने लिख दिया, ये देखिए, जैसे हमने लिख दिया संदर्भ, संदर्भ के बाद ये क्या है? ये आपका आदेश सूचक से चिन्ह है। और अगर मैंने कह दिया, ये देखिए, अगर मैंने लिख दिया यहां पर मैंने लिख दिया संज्ञा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं, तो इसके बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह अल्प विराम है, यह पूर्ण विराम है और यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 21 पर बात करते हैं। यह देखिएगा, अल्प विराम का चिन्ह है। यह बहुत आसान सा प्रश्न है, मैंने इसके पहले भी आपको इसके बारे में बताया था। अल्प विराम का चिन्ह इसमें कौन सा होगा? यह क्या है? यह अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है। ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम का। ये पूर्ण विराम है और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। 22 पर बात करेंगे। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। आपको बताना है कि इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह बिना
आप बहुत प्रयास किए, इसको पहचान सकते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह है, यह अर्ध विराम का चिन्ह है, और यह योजक चिन्ह है, और यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 का सही जवाब हो जाएगा ए। 23 पर बात करेंगे। ये देखिए गुड़े 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? यह लोप सूचक है, स्थान सूचक है, समाप्ति सूचक है, या टीका सूचक चिन्ह है? टीका सूचक चिन्ह ये होता है, टीका सूचक चिन्ह ये होता है, और समाप्ति सूचक चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है। और स्थान सूचक चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो ये स्थान आदि को जो है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई स्थान के लिए जैसे कुछ भी है तो एक प्रतीक के रूप में रखा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है? ये लोप सूचक चिन्ह है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जैसे आप कोई चीज जो है गायब कर दें तो उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह है। 23 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। 24 पर बात करेंगे। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में, तो चाहे समानार्थी हो, चाहे विपरीतार्थक हो, चाहे शब्द युग्म हो, पुनरुक्ति सूचक शब्द हो, इन सब के बीच में किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम का प्रयोग होगा नहीं, आप जानते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग किन संदर्भों में किया जाता है? मैंने अभी बताया था आपको। और कोष्टक चिन्ह का भी प्रयोग आप जानते हैं कि किसी शब्द को के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो 24 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 देखेंगे, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो निर्देशक चिन्ह होता है, लाघव भी होता है, विवरण चिन्ह भी होता है, ये तीनों चिन्ह होते हैं। उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता दोस्तों। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 का सही जवाब सी हो जाएगा। 26 देखेंगे, किस विराम चिन्ह का द्योतक है? यह किस विराम चिन्ह का द्योतक है? आप जानते हैं किसी शब्द को के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यह कौन सा चिन्ह है? यह है कोष्टक चिन्ह। यह कौन सा चिन्ह है? कोष्टक चिन्ह है दोस्तों। विवरण चिन्ह नहीं है, आप जानते हैं। पुनरुक्ति सूचक शब्द नहीं है, आपको पता है, क्योंकि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह रहेगा तो योजक चिन्ह रहेगा। और उद्धरण चिन्ह आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और द्वय उद्धरण चिन्ह आप कह सकते हैं। तो द्वय उद्धरण चिन्ह माने डबल इन्वर्टेड कामा वाला, और एकल उद्धरण चिन्ह माने सिंगल इन्वर्टेड कामा वाला। ठीक है। तो यहां आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 का ए सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? इस विराम चिन्ह को आप पहचानते हैं, बहुत आसान है, अर्ध विराम का चिन्ह है। तो यहां सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? अर्ध विराम हो जाएगा दोस्तों। योजना विराम इसे नहीं कहते, न तो अल्प विराम और न तो निर्देशक चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा। 28 देखेंगे, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? ये देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। आपको बताना है कि यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा। आप जानते हैं मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, और यहां पर क्या होना चाहिए था? अर्ध विराम का प्रयोग होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, इसमें जो है प्रयोग उचित नहीं हुआ है। और ये वाला देखिए, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। सुनो सुनो वह गा रही, इसमें भी कोई कमी नहीं है। और प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, इसमें भी कोई कमी नहीं है। तो सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का ए सही हो जाएगा। 29 देखेंगे, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अगर अंतिम गति ले लेगी तो क्या हो जाएगा? वहां पर पूर्ण विराम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग कहां होता है? जब न के बराबर जो है रुका जाए। योजक चिन्ह का प्रयोग दो समानार्थी, दो विपरीतार्थक या पुनरुक्त शब्द युग्मों को जोड़ने का काम करते हैं। उद्धरण चिन्ह आप जानते हैं कि किसी का स्टेटमेंट हूबहू उसी तरह से लिखने या रखने के काम आता है। तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 29 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 30 पर बात करेंगे, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये देखिए, ये वाला विराम चिन्ह किसमें प्रयुक्त होता है? ये विवरण चिन्ह तो है नहीं, लाघव चिन्ह भी नहीं है, और यह संयोजन की भी बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा? यह तुल्यता सूचक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? तुल्यता सूचक चिन्ह के नाम से भी इसे जानते हैं। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? सीधी सी बात है, यह कौन सा चिन्ह है? अर्ध विराम का चिन्ह है।
तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां सही हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह ये है नहीं, आपको अच्छी तरह से पता है। तो 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 32 पर बात करेंगे, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? जब किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी शीर्षक के बाद कुछ लिखने के लिए किया जाता है। और लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। तो 32 का यहां पर सी जवाब सही हो जाएगा। 33 पर बात करेंगे, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? आपको पता है कि इसे त्रुटिपूरक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम क्या है? अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को सुधारने के लिए इस चिन्ह का ऊपर ऐसे प्रयोग करके वहां उस गलती को लिख दीजिए। तो यहां आपका हंस पद चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ये है नहीं, ये विस्मयादि बोधक है। ये छोटे बड़े वाला चिन्ह था, इसको हटा दीजिए। ये हंस पद का चिन्ह है, आप जानते हैं। और हंस पद का को त्रुटिपूरक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। तो 33 का डी विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। और ये देखिए, अर्ध विराम चिन्ह कहां लगता है? उद्धरण चिन्ह के पहले लगता है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, जहां कोई निर्देश देना हो, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना होगा वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जहां निर्देश देना होगा वहां निर्देशक चिन्ह आएगा। जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो तो कोई चिन्ह का ही नहीं प्रयोग होगा। उद्धरण चिन्ह के पहले का यहां कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह के पहले किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो यहां पर आपको अच्छी तरह से पता है कि 34 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। आइए, और ये इस तरह से आज विराम चिन्ह से संबंधित आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, उसे मैंने समाप्त किया। ये जो 34 प्रश्न थे दोस्तों, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि प्रश्नोत्तरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज फिलहाल आपकी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। एक नए टॉपिक में हम लोग मिलेंगे कल एक बार फिर से। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।